बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज 3 मामलात पर हमने बात करनी है जो कोरोना वायरस से ही जुड़े हुए हैं। एक तो आज की सूरत हाल क्या है, ताज़ा नंबर्स क्या हैं कोरोना मुतासरीन के। दूसरा WHO का लेटर था पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लिए, उस पर सरकार का रद्द-ए-अमल क्या आया। और तीसरी अहम बात ये कि इस वायरस से निमटने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त किस कदर अहम होती है और उस सिलसिले में माहिरीन क्या तजावीज़ देते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। और चौथी अहम बात ये कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब आज लाहौर में थे। उन्होंने डॉक्टर जावेद अकरम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने एंटीबॉडीज़ टेस्ट की बात की और प्लाज्मा थेरापी का जिक्र किया कि 80% लोगों को जिनको प्लाज्मा दिया गया उनके यहाँ वो सेहतयाब हुए। उनसे भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मसला अब ये है कि लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे, ये भी हमने इनकरेज करना है। तो ये अहम तमाम तर मामला जिनमें मालूमात आपके लिए बेशुमार है, इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। शामी साहब, आज की ताज़ा सूरत हाल तो ये है कि 1,12,800 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है पाकिस्तान में और मजमूई तौर पर 2,255 अफराद जान की बाजी हार चुके जब से पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में। रिकॉर्ड 5,385 केसेस रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। सिंध में भी रिकॉर्ड 2,487 केसेस एक दिन में सामने आए। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ये तादाद 72 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 4 लाख से ज़ायद अमवात वाक़या हो चुकी हैं। अमरीका में 20 लाख से ज़ायद मुतासरीन हैं, ब्राज़ील में 7.5 लाख और रूस में तादाद 5 लाख के करीब होने वाली है। भारत में भी 2,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं कोरोना वायरस से। अगर हम सिर्फ शामी साहब पिछले 10 दिनों का डेटा जो सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब है कोरोना के हवाले से उसका जायज़ा लें तो मालूम होता है कि 4,000 यौमिया पेशेंट्स की औसत निकलती है और इस हिसाब से पिछले 10 दिनों में सिर्फ 41,000 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ पिछले 15 दिन का अगर हम जायज़ा लें तो 15 रोज़ पहले पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 57,000 के आसपास थी। आज ये तादाद 15 रोज़ के अंदर अंदर डबल होकर 1,12,000 से ज़ायद हो चुकी है सिर्फ 15 रोज़ के दौरान। आगे अभी जून और अगस्त आना है, पूरा होना है, जून और अगस्त का महीना आना है जिसमें पीक का कहा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। तो शामी साहब, आज गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी मुखातिब हुए। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिए। अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़तरनाक सिचुएशन है और जितनी जल्दी हम इसको समझ लें, इसको हकीकत को तस्लीम कर लें कि ये साजिश नहीं है, ये कंस्पिरेसी नहीं हो रही है, ये जादू टूनों से ये नहीं जाने वाला है, ये एक हकीकत है, इंसानों को किल करता है। क्या सूबाई हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने, हमने वो किरदार अदा किया जो हमें इसकी रोकथाम के लिए करना चाहिए था? क्या पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ने वो जिम्मेदारी का सबूत दिया जो अपनी जानें बचाने के लिए वो जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था? तो मैं समझता हूँ कि जब आप इसको एग्जामिन करेंगे तो हम सब कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो। गवर्नर पंजाब ये एतराफ़ करें शामी साहब कि कोरोना से निमटने में हुकूमतों और अवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। डॉक्टर जावेद अकरम साहब का मैंने जिक्र किया था, वो भी WHO के लेटर के बाद एक अहम पैगाम दे रहे हैं, उनकी तजावीज़ की हैं, ज़रा वो सुन लें, फिर शामी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। लॉकडाउन हरगिज़ बीमारी नहीं रोकता। लॉकडाउन आपकी तेज़ी रोक देता है, बीमारी के बढ़ने की थोड़ी सी कम कर देता है। अगर इस तरह बढ़ना था तो इस तरह बढ़ने शुरू हो जाती है और आपको वक्त देता है कि अपना हेल्थ केयर सिस्टम को फाल बना दें। इस टाइम में मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं, वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन्स नहीं थे। ना स्मार्ट ना अनस्मार्ट, मैं कहूँगा कि टोटल कर्फ्यू। और मैं समझता हूँ कि ये कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे पक्का पता है कि ये एक बहुत बड़ी वबा है, तो इसमें वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे ताकि इसको इन्फोर्स किया जा सके। इन्फोर्समेंट हमने कोशिश कर ली कि प्यार मोहब्बत से इन्फोर्समेंट हो जाए। एक बच्चे की ये कि आलमी इदारा सेहत वबा को देखता है, उनकी तजावीज़ पर अमल ज़रूरी नहीं है।
आवाम के लिए जो बेहतर है वही फ़ैसले करते हैं अपने हालात देखकर। ये है रद्दअमल ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का। इतनी लंबी तमहीद का मकसद शामी साहब ये था कि अब आप कुछ कह सकें कि अब हम कहाँ खड़े हैं और हमारा रद्दअमल इस सारी सूरत हाल में उसको कहाँ हम इवेलुएट करेंगे, कैसे देखेंगे। देखिए, WHO तो कह रहा है कि आप 2 हफ्ते के लिए कम से कम इंतहाई सख्त लॉकडाउन करें। जी हाँ। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी यही बात कह रहे हैं और हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनकी बात भी इससे मिलती जुलती है, अगरचे कि उन्होंने जिम्मेदारी को फैला दिया है। मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी जो है वो लीडरशिप की होती है, जिसे लीड करना होता है। जो लोग पीछे चलने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, और अगर वो हालात का एहसास नहीं कर पाते, इदराक नहीं कर पाते, सूरत हाल को नहीं समझते, तो उनको आगाह करना, उनको साथ लेके चलना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो कौम को लीड कर रहे होते हैं, जिनको इस काम के लिए मुंतखब किया जाता है। और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनका मनसब है, उनका फ़र्ज़ है कि वो कौम को आगे लेके चलें, लेकिन वो ख़ुद भी कंफ्यूज हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भी कंफ्यूज किया है। देखिए, ये लॉकडाउन, बार बार ये बात कही जाती है कि दिहाड़ीदार उनको नुकसान पहुंचेगा और मज़दूरों को नुकसान पहुंचेगा। ओ भाई, ये कोई मुस्तकिल मामला नहीं है। आप देखिए, यूरोप पूरा जो है वो खुल रहा है, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में तो बिल्कुल मर्ज खत्म हो गया है जी। तो लॉकडाउन जो है कोई ये नहीं कह रहा कि सारी उम्र के लिए कर दें, अब भी आप 2 हफ्ते के लिए इसे करें। वो और कहते हैं कि वक्फे से लॉकडाउन करें तो ताकि मैनेज कर सकें आप उस लोड को जो पेशेंट्स का आता है और उसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकें, और मीनवाइल आप वो इकदाम उठा सकें जिससे इस डिजीज़ को ट्रेस किया जाए। शामी साहब, मैंने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब का जिक्र किया था, वो आज लाहौर में थे, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने तो प्लाज्मा के हवाले से भी गुफ्तगू की, डॉक्टर जावेद अकरम साहब के साथ भी आप बैठे हुए थे, तो आपने बताया 80% से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। एक तो इस बारे में तफसील से आगाह करें, और फिर दूसरा जो प्लाज्मा की अदम दस्तयाबी है जिस पे आपके कई मैसेजेस भी सर्कुलेट हो रहे हैं डोनेशन के लिए, उस पर भी रोशनी डालें, फिर शामी साहब आपसे मुखातिब होते हैं। जी जरूर। अच्छा जी जनाब, सूरत हाल ये है कि जो शुरू में जब हमने सेफ्टी रिपोर्ट पेश की थी गवर्नमेंट, तो जब 13 पेशेंट थे, उसके बाद 54 पेशेंट की पेश की, तो उसमें जो पैटर्न नजर आया वो अब 200 मरीज इलाज जिनका हो चुका है, प्लाज्मा लग चुका है, उसमें भी वही पैटर्न है कि जो लोग क्रिटिकली इल वेंटिलेटर पे बहुत दिनों से हैं उनको प्लाज्मा से इतना फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो मॉडरेटली सीवियर या सीवियर केसेस हैं जो अभी वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं, उनमें से 80% में वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही उनको, और अल्लाह ताला उनको शिफा दे रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। उनका जो कोविड-19 का PCR टेस्ट है वो भी नेगेटिव हो जाता है, और जो उनकी हाल अहवाल है वो उनमें से बहुत से लोग जो है 8वें 9वें दिन 10वें दिन घर की तरफ चले जाते हैं। अब आ जाइए जो इस वक्त डिमांड है, रोजाना के हिसाब से 300 350 लोगों की टेलीफोन कॉल्स और उनकी रिक्वेस्ट और ईमेल्स आती हैं कि हमारे मरीज को प्लाज्मा की जरूरत है। बराह रास्त फैमिलीज अप्रोच करना शुरू कर दिया, या फिर उन डॉक्टर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं जो कि मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और अब जो प्लाज्मा देने वालों की तादाद है वो मुश्किल से रोजाना 15, 12, 10 इससे ज्यादा नहीं, तो इतना बड़ा गैप है कि 300 अफराद को चाहिए और 15-16 से ज्यादा डोनर्स पूरे मुल्क में डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मसला बना हुआ है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, ये हजारों अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जी हाँ, हजारों अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, और कुछ उनको, मैंने तो ये अर्ज किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद से कि आप इसे मैंडेटरी कर दें कि उनको यह एहसास होना चाहिए कि वो अपनी सेहत याबी जो है उसका सदका उतारे। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो कोई किसी की जिंदगी काम आ
शामिल साहब 36,308 अफराद अभी तक सेहतयाब हुए हैं और रोजाना चाहिए डॉक्टर साहब के बकौल 300 अफराद को, तो मिल कितना रहा है? 15 से 16। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तादाद बढ़ेगी। जिस रफ्तार से ये फैला हुआ है उसमें बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत पड़ेगी। तो अब जाके ये हुआ है कि एनडीएमए और फेडरल गवर्नमेंट ने इसको ओन करना शुरू किया और इसको अब हमें लगता है ये कि हाँ अब हम भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी हुई है। सही, चलें तो अच्छी बात है। निपटने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें अब वो अपना हिस्सा डालने के लिए आगे आ गए हैं, वसाइल मुहैया करने के लिए और डोनर्स को मोटिवेट करने के लिए, मुहिम चलाने के लिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा इस 3 महीने में जाके पहली मरतबा मुझे लगा कि ये वाकई ये इलाज की पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्लाज्मा के जरिए जो इलाज हो रहा है वो पाकिस्तान में ही करने की हम बात करते रहे, कहीं किसी गैर मुल्क की बात नहीं कर रहे थे। अब हमारी हुकूमत ने हमारी सुन ली और हमारे साथ शामिल हो गई। जी शाम साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज ये भी कहा गया कि जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो आज लाहौर में उसका भी आगाज हो गया है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ये बात बताई आपकी मौजूदगी में। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है ये हो गई। ये तो ये फिल्म में ही है। पिछले 1.5 महीने से हम 2 महीने से हम पीछे पड़े हुए थे कि भाई इसको शुरू कराएं ताकि लोगों को मालूम हो कि उनमें किस क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है, ताकि वो सुकून के साथ अपने काम करने के लिए आए। और फिर जो उनकी में एंटीबॉडी पैदा हो गई है और उनको कोरोना का एहसास भी नहीं हुआ था, तो वो लोग तो प्लाज्मा डोनर बहुत अच्छे बन सकते हैं। एक दूसरी सोर्स है प्लाज्मा की कि ऐसे लोगों के साथ प्लाज्मा निकाला जाए। सही। तो ये हर लैब जो है, जो रजिस्टर्ड लैब है, वो ये कर सकेगी। शामी साहब ये जानना चाह रहे हैं कि हर वो लैब जिसमें कोरोना की तशखीस की सहूलियत दस्तयाब हैं, जो 102 लैब्स बताई जा रही हैं, क्या बिल्कुल कर पाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करने के लिए। जो रैपिड टेस्ट है वो भी दस्तयाब है और जो वो भी दस्तयाब है और जो क्या कहते हैं जो उसमें हो रहे मशीनों पे हो रहे हैं, वो मशीनें भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लगी हुई हैं, तो वो उसका कोई इशू है नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट की दस्तयाबी इजाजत मिलनी चाहिए, ये लोग करवा सकें। हुकूमत से तो नहीं, कोई नहीं कह रहा कि वो उसको वो खुद कराए या हुकूमत पैसे दे उसके। लोग कराना चाह रहे हैं, करने दें उनको। नहीं तो इजाजत तो दे दी गई ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आखिरकार सुन ही दिया। ठीक डॉक्टर साहब, शामी साहब अब वापस जा रहे हैं, मेरे ख्याल एयरपोर्ट के करीब हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये तो चलें शामी साहब, 2 अच्छी पेश रफ्ते हैं। IgGs के टेस्ट के हवाले से इजाज़त मिल गई और तमाम लैब्स को कर भी सकते हैं। जी फरमाएं। एक पाकिस्तानी अमेरिकन है फारूक साहब, वो तो उन्होंने बार वो मैसेज कर रहे हैं, उनके पास जो किट्स हैं वो कहते हैं उसमें बहुत रैपिडली नतीजा आता है और टेस्टिंग किट्स जो हैं और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। अब मैं वल्लाह आलम कि वो एनडीएमए जो है उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रही, उस पर भी मेरा ख्याल तफसील से गुफ्तगू करेंगे किसी वक्त। बिल्कुल ठीक। आज हमने फिर इस सिलसिले का आगाज़ किया कि हम ये भी जान सकें उन माहिरीन से जो ग़िज़ाइयत की अहमियत को जानते हैं, मुदाफ़ियत की अहमियत को जानते हैं, वाइटामिन्स की अहमियत को जानते हैं, साइंटिफिकली जानते हैं, मुस्तनद तरीके से बात कर सकते हैं, उनको ज़हमत दें। और साथ आपकी आगाही के लिए ये सिलसिला हमने शुरू किया और इस सिलसिले में हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिम उमर साहब। आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, एक बड़े अस्पताल से वाबस्ता हैं। वो स्टूडियोज़ में मेरे साथ शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शामी साहब भी आपसे मुखातिब होंगे। सरेदस्त तो कोरोना की वबा ज़ेर बहस मौजू आपने सुनी, गुफ्तगू भी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वबा के हंगाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है इंसान की, हमारी, वो किस कदर अहमियत की हामिल है और उसे कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इस वबा से लड़ने के लिए, इससे निमटने के लिए? शुक्रिया जामी साहब। अर्ज़ ये है कि जैसे अभी हम बात सुन रहे थे डॉक्टर ताई शमसी साहब की, जो प्लाज्मा की हद तक पहुंचने से पहले वो बहुत एक लास्ट स्टेज ठीक हो गया। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम पहले ही इस चीज़ को रोक लें और उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि हम अपनी खुराक पर, ग़िज़ा पे तवज्जो दें। ठीक। और सिर्फ ग़िज़ा और ख़ुराक पे तवज्जो देने के अलावा, क्योंकि हमारी खुराक में वो न्यूट्रिएंट्स, वो एलिमेंट्स नहीं रहे जो होते थे, इतनी प्रोसेस्ड है, इतने उसमें हमने खादें और केमिकल्स डाल दिए हैं कि उसकी वो हैसियत नहीं रही, उतनी कुदरती नहीं रही, वो ताकत नहीं रही।
तो हमें ये है कि हमें अपने आप को सप्लीमेंट भी करना है, और हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू हील। हम उसको भूल चुके हैं। सही। हमने अपनी खुराक को, अपनी ग़िज़ा को सिर्फ मुंह का मज़ा बना लिया। ठीक, जायका होना चाहिए, जायका होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा सा बर्गर। जब हमने उसमें से जायके को तो रख लिया, हमने न्यूट्रिएंट्स को बाहर कर दिया। सही। ये वही न्यूट्रिएंट थे जो आपको हील करते हैं। ये वही चीज़ें थी, ये वही फाइटोकेमिकल्स, प्लांट केमिकल्स, जिनको जब हम निकाल देते हैं तो बाद में टीकों की सूरत में, गोलियों की सूरत में, कैप्सूल की सूरत में और तरह तरह की फार्मास्यूटिकल्स की सूरत में दोबारा जिसे में वापस डालते हैं, पर वो कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो ग़िज़ा खुद कर सकती है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज ऑन अ वॉर फिटिंग इज, जो कि हो रहा है कि लोगों को पहले से बहुत ज़्यादा ये हो गई है, जिसे कहते हैं कि दे आर मोर अवेयर नाउ। अच्छा, अद्वियात और विटामिन पे जाने से पहले चूंकि आप ग़िज़ा पे फोकस कर रहे हैं, तो कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिससे मुदाफ़ियत बेहतर होती है, आप नाज़रीन को बताएं ना। वेरी सिंपली पुट, जितनी भी नेचुरल फूड्स हैं, नेचुरल तरीके से अगर हम खाएंगे, जिसमें सब्जियां सब की सब हैं, उन सब्जियों में भी फिर हमारी हर्ब्स हैं, जिनको हर्ब्स कहते हैं, जिनमें हमारा गार्लिक है, अपना जी अदरक है, प्याज है, तुलसी है जिसको बाजल कहते हैं, ओरिगानो है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बेतहाशा हीलिंग कैपेसिटी और केमिकल्स हैं। ये रोज़ाना हमारी खुराक का हिस्सा होने चाहिए। ये ना कि सिर्फ ये आपकी इम्यून कैपेसिटी को बिल्डअप करती हैं, ये खुद एंटीवायरल हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं। सो वी नीड टू टेक देम ऑन अ डेली बेसिस। इसी तरह जैसे आजकल सना मक्की का कहवा बना लें, अदरक का कहवा बना लें, अदरक का अपने जैसे हम सलाद के तौर पे खाते हैं, हम रोज़ उसको खाएं सलाद के तौर पे। कुछ नई चीज़ों का जिनका हमें पहले नाम हर आदमी मुतारफ नहीं था, मसलन सना मक्की का कावा। सना मक्की का कावा लोग पूछते हैं मेरे से, उसमें कोई है चीज़? डेफिनेटली इसी ग़िज़ा में ही सारी चीज़ें हैं, मगर बिकॉज वी हम इसको यूज़ नहीं करते रहे फ्रीक्वेंटली पहले, तो हम इसकी फुल अफादियत से हमें आगाही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट वी नीड टू टेक इट, बट वी नीड टू टेक इट विद लिटिल मोर कॉशन, क्योंकि ये लैक्सेटिव है और ज़्यादा लेने की सूरत में आपका पेट चल भी सकता है। ठीक हो तो लीजिए, मगर हर चीज़ को इतदाल में कीजिए। इसी तरह जो अदरक है, अदरक में कंपाउंड्स हैं, जिंजरॉल, शेरगॉल, जो कि एक्चुअली डायरेक्टली एंटीवायरल है। इसी तरह तो हमें चाहिए कि हम 1 या 2 दफ़ा दिन में अदरक का कावा लें, मगर हैविंग सेड दैट अगेन, अदरक खून को पतला भी करता है। तो जो हमारे लोग अपना ब्लड थिनिंग यानी हैं, उनको एहतियात से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि वो नहीं ले सकते, 1 दफ़ा ले ले, वो 1 दफ़ा ले ले, बजाय 3 दफ़ा लेने के लें ज़रूर, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हीलिंग कैपेसिटी है। बाकी जो दाल, गोश्त या आटा या चावल हैं, जो आटा और चावल हैं, उनसे जितना हम परहेज़ कर लें इस मौके पे वो बेहतर है। याद रहे कि जो हमारा ये आटा है, जो चावल हैं, ये बहुत जल्दी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और शुगर में जब कन्वर्ट होते हैं तो जो शुगर है वो हमारी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सुस्त करती है। सही। वो जो काम अगर उसने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना था आपके इम्यून सिस्टम में, अगर आपके जिस्म में चीनी ज़्यादा है तो वही काम जो 2 घंटे में होना था वो 6 घंटे में होगा, और उस असना में जो भी आपका पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपकी जो कीमोटैक्सिस होनी थी, जो आपकी चीज़ें इम्यून सेल्स वहाँ तक पहुँचने थे वो पहुँच नहीं पाते। कीमोटैक्सिस शामी साहब को भी ऐड ऑन करने, शामी साहब के पास भी काफ़ी सवाल है, उनका भी पसंदीदा मौजूद है। शामी साहब। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो वो ग़िज़ा है जो हमें मामूल के मुताबिक खानी चाहिए, लेकिन इस वक्त जब जिस पर अटैक हो जाता है, जो पॉजिटिव हो जाता है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आम बात। इसमें ये ग़िज़ा तो इस्तेमाल करे, कोई उसके बाद दोनों चीजें बताएं। बिल्कुल आपने सही फरमाया शामी साहब। इस मौके पे अपना ग़िज़ा की अहमियत तो रहती ही है एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, बट व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें वो अपने नेचुरल सप्लीमेंट्स और एलिमेंट्स ऐड करने हैं जिनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और वो आपके इम्यून सिस्टम का कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और डायरेक्टली वायरस से डल भी होंगे। इस ज़मन में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आज आपसे विटामिन सी का जिक्र करूं। बिल्कुल ठीक कीजिए। विटामिन सी जो है इसको एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है पेनेसिया, पारस का पत्थर। ये लिटरली हर चीज का इलाज है, इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं कि एक चीज हर जगह कैसे काम आ सकती है। याद रखिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में अपने हमारे
कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा विटामिन सी है ये डायरेक्टली एंटीवायरल है, नॉट ओनली आरएनए वायरसेस बट डीएनए वायरसेस, दोनों वायरसेस के खिलाफ पूरा कॉम्प्लीमेंट। क्यों? इसका जो एक्शन है वो एक किस्म का मैकेनिकल एक्शन है। जो भी सिक सेल्स होते हैं बॉडी में, यानी जो बीमार सेल हैं, जो बीमार सेल हैं उनके अंदर आयरन ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है। जब ज्यादा आयरन एक्यूमुलेट होती है तो जब आप विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी जब जाती है तो वहां उस आयरन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल जनरेट होता है। आम सेल के अंदर कैटालेज नामी एक एंजाइम होता है जो कि इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसी वक्त क्वेंच कर देता है। जो बीमार सेल्स हैं जिसमें ये वायरस है, बैक्टीरिया, वो ये काम, उनमें कैटालेज एंजाइम नहीं होता, ये होता ही नहीं उस सेल में नहीं होता, वो फौरन पॉप कर जाता है, वो मर जाता है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वायरस इट इज, विटामिन सी इज गोइंग टू डू इट्स फिजिकल एक्शन एंड इज गोइंग टू किल दैट। ये तो हो गया विटामिन सी का किरदार, लेकिन वो शामी साहब का जो सवाल था, वही मैं उसी तरफ शामी साहब आ रहा हूँ, जो शामी साहब का सवाल था कि कितने मिकदार में विटामिन सी लिया जाए, और दूसरा इसका ज़िमनी हिस्सा, विटामिन सी किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है सप्लीमेंट और विटामिन की फॉर्म के अलावा? दो चीज़ सबसे ज़्यादा तो जी विटामिन सी पाया जाता है आंवला में और हरी और काली मिर्च में। हरी और काली मिर्च जी, नॉट आई एम सो सॉरी, काली मिर्च में नहीं, लाल मिर्च में। जो हमें कॉन्सेप्ट है कि जी माल्टा किन्नू में बहुत है, माल्टा किन्नू में इतना नहीं है ज़रूर। और दूसरी बात, माल्टा किन्नू कोरोना वायरस के होते हुए और खांसी के होते हुए खाना थोड़ा बिल्कुल भी नहीं आपने खाना, उससे परहेज करना है। शिमला मिर्च में होता है, शिमला मिर्च में भी होता है, आम मिर्च में भी होता है, हरी मिर्च में, लाल मिर्च में ज्यादा होता है, आंवले में सबसे ज्यादा है। तो हमें इन चीजों को ग़िज़ा में तो शामिल करना है, मगर हमें जो ये सारे के सारे विटामिन सी के जो रिएक्शंस हैं, जिसमें एक जो भी आपका फ्रंट लाइन है डिफेंस का, व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये वो सब, इन सब के अंदर विटामिन सी हजारों गुना, थाउजेंड ऑफ फोल्ड्स कॉन्सेंट्रेट हो जाती है जाके, यानी उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर देती है टू फाइट द वायरस एंड द पैथोजन। और फिर शामी साहब के सवाल कितनी मिकदार में लिया जाए? जी, उस पे आता हूं। वो इट इज ऑल डोज डिपेंडेंट। ये सारे रिएक्शन जो है डोज डिपेंडेंट हैं। हम 500 मिलीग्राम खा के ये काम नहीं ले सकते। इट हैज टू बी लाइक 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। एक बात हो गई। और आइडियली हम ओरली ये नहीं ले सकते, ओरली इतनी लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे अब हमारे बहुत से मरीज हैं जो खुशी से अब इतनी ले रहे हैं, 20-20, 30-30, 40 ग्राम ओरली ले रहे हैं। मगर इसके लिए आईवी विटामिन सी है। हमारे अस्पताल में कुछ चंद सालों से हम अपने मरीजों के लिए, एक अल्लाह खुश रखे कंपनी है लाहौर की, इंटरनेशनली नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो हमारे लिए विटामिन सी स्पेशली हमारे लिए बना रही है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है आईवी, जो हम मरीजों को लगा रहे हैं और मिरेकलस फायदे हो रहे हैं। 48 घंटे में मरीज लिटरली रिकवर कर जाते हैं, आपको नजर आता है। और यही आपका हमारा लिटरेचर कह रहा है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का, यही वो। चाइना में भी विटामिन सी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और चाइना ने इसको बड़ा बल्क में खरीदा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मार्च में बल्कि फरवरी में चाइना ने हॉलैंड से 50 टन ऑफ विटामिन सी पिक कर ली थी और उसी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हुई और उसकी प्राइस डबल हो गई और उन्होंने ट्रायल्स रन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली ये यतीम, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यतीम हैं, इनको कोई मार्केट में आम से दस्तयाब हैं, इनको कोई परवाह करने वाला नहीं है। जब आप बात करते हैं किसी के सामने तो रेमडेसिविर की, तो वो ऐसी तालियां बजती हैं, हालांकि वो 1% इफेक्टिव या 2% इफेक्टिव है। जो उसके साइड इफेक्ट्स है उनको हम साइड पे फेंक देते हैं। विटामिन सी के आप किसी से पूछेंगे साइड इफेक्ट, हमने पढ़ा कि जी किडनी स्टोन्स कॉज कर देता है। मैं कहता हूं आप अपने तबीब से पूछिए कि भाई आपने अपने 20, 30, 40 साल तजर्बे में कितने विटामिन सी से बने। दो चीज़ें इससे ऊपर एतराज़ की सूरत में, एक कि विटामिन सी की एक्सेसिव डोज जो है उससे आपके पेशाब के अमल में प्रॉब्लम होती है, रंगत बदल जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है और पेट ख़राब हो सकता है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे गौर करें तो कोरोना के से मरने से बच जाने से पेशाब का पीला हो जाना बेहतर नहीं है। हो जाए पेशाब पीला तो फिर क्या होगा। इसलिए प्यास ज़्यादा लग जाए तो अच्छी बात है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश होंगे। आपकी बॉडी जो है उसमें कभी भी विटामिन सी की एक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि फ्लश हो जाएगी, एक्यूमुलेट ही नहीं होती बॉडी में। क्योंकि आपका जो हमारा इंसानी जिस्म है, अगर मैं यूं कहूं, इजाजत दें कि अगर आपने विटामिन सी ज्यादा ले लिया तो जितनी जिस्म को जरूरत है जिस्म वो रख लेगा, बाकी फ्लश आउट कर देगा। ऐसा ही है, एब्सोल्युटली ट्रू। बट हमारे केस में, कोरोना वायरस के केस में ये भी नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और ये यानी कि
प्रूवन है, जो जानवर फॉर एग्जाम्पल हमारे जिसमें विटामिन सी नहीं बनती, अब एक आम यानी कि जैसे आम जानवर है, कुत्ता है, कुत्ता विटामिन सी रोज 200-3000 मिलीग्राम बना रहा है, जिसमें आप उसको पत्थर मारें जोर से, अब चेक करें उसका विटामिन सी कितना बन रहा है, वो 15,000 मिलीग्राम बना रहा होता है। क्यों? उसको जरूरत है। इट इज एन एंटी स्ट्रेस विटामिन, इट इज नीडेड फॉर योर बॉडी। विटामिन सी के अलावा जिंक और डी जो और चीजें हमारा खत्म हो, हाँ, जो और चीजें हैं जो बहुत जरूरी है इसमें, विटामिन ए सबसे विटामिन ए सबसे। डॉक्टर ठहरिए, शामी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस गुफ्तगू बहुत ही अहमियत की हामिल और मालूम आती है। मैं ज़रा ऐसे अगले चंक तक ले जाऊँ शामी साहब, और ब्रेक ले लेता हूँ बीच में एक। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं किंग एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएट MBBS डॉक्टर आसिम उमर मजीद साहब। आप माहिर ग़िज़ायत भी हैं और न्यूट्रिशन की जो वैल्यूज़ हैं उन पर गुफ्तगू वो कर रहे थे। जो अभी तक गुफ्तगू हुई उसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि बिलाशुबा अभी तक कोरोना वायरस से निमटने के लिए कोई हतमी दवा का तयन या वैक्सीन नहीं बन सकी, लेकिन हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं ताकि वो डील कर सके इन वायरस के ख़िलाफ़, अपनी ग़िज़ायत को बेहतर करके, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके और किसी हद तक वाइटामिन्स को अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाने के बाद। तो डॉक्टर साहब, विटामिन सी की आपने बात की, इसमें ये बात भी बड़ी ज़रूरी है जो आवाम को बताएं कि ये आपने पूरा लिटरेचर स्टडी करके अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करके फिर इसकी डोज को एडजस्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप बस खाते पीते रहे और बाद में प्रॉब्लम हो जाए और गड़बड़ हो जाए। जी जी, सही फरमा रहे हैं। और दूसरा विटामिन ए, जिंक और डी की बात बीच में रह गई थी। जी बिल्कुल, अपना विटामिन सी या डॉक्टर साहब ये जामी साहब ने अच्छा किया है कि बता दिया है कि आप बाकायदा MBBS हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्त जो है मैसेज कर रहे थे कि डॉक्टर साहब से पूछे तो सही कि ये होम्योपैथ हैं या किस ये कौन सी तिब है जिसके ये डॉक्टर हैं। वो होम्योपैथ वाले तो मेरे खिलाफ हुए पड़े। आपको याद होगा एक पिंडी का किस्सा मैंने क्या छेड़ा था, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे ट्विटर अकाउंट को रिपोर्ट करते रहे कि जनाब आपने आवाज़ क्यों बुलंद की। हम तो उन लोगों के खिलाफ खुद बात करते रहे और फंसते रहे। जी शाम साहब, जैसे मैंने बताया मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ही ग्रेजुएट हूँ और वही मैंने कुछ पढ़ा है जो बाकी ये डॉक्टर पढ़ते हैं, जो कोई इतराज़ भी शायद अभी किन्होंने कर दिया हो। बट द थिंग इज उनका हक है जी, जाहिर है, तो मेरा अपना ओपिनियन है। व्हाट आई मीन टू से कि आप जब भी कोई चीज यूज करें तो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज करें, दैट इज द एडवाइजेबल थिंग टू डू। अब डी, जिंक और ए, जो भी ये चीजें हैं, विटामिन ए, ये जो खास तौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई का रोल है। इसके अलावा जो हमारी खास तौर पर ये कोरोना वायरस है, क्योंकि निमोनिया कॉज करता है, सब कुछ करता है, इसमें एसिटाइलसिस्टीन जो कि म्यूकुलेटर के नाम से हमारे मुल्क में आ भी रहा है, N-एसिटाइलसिस्टीन एक मॉलिक्यूल है जो कि आपकी सिक्रीशंस को लिक्विफाई करता है। मेरा ख्याल है वो भी आपके कॉम्बिनेशन में शामिल होना चाहिए। तो डी खुराक में किन चीज़ों में पाया जाता है? डी खुराक में हमारे ये कम मिलता है, बट नॉर्मली हमें ये कोशिश, ये उसका अगर हम सप्लीमेंट ले लें 1000 दूध में कम में नहीं है, हमारी अपने सब्जियों में भी है, सब्जियों में आपको ज़्यादा मिलेगा डी, मगर सबसे ज़्यादा जो अपना डी है वो आपको मिलेगा सूरज में जाने से। इसीलिए लोग सन बात लेने इंडोनेशिया में निकल गए कि शायद उससे ठीक है टू एक्सपोज योर स्किन टू दी सन। और जिंक किन खुराक में ज़्यादा? जिंक हमारे अब बहुत सारी चीज़ों में, हमारी सब्जियों में भी है, हमारे शेलफिश में, हमारी जो फिश है उनमें भी है, मगर जिंक जो है वो 25 हमारा जिंक एड सिरप के नाम से एक आम सिरप मिल रहा है, बच्चों का पेट खराब होने सूरत में देते हैं, एक वो बेजरर सी चीज़ है, हमने कोई बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं लेनी, उसकी नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज है, हम वही लेंगे। बिल्कुल ठीक है, 25 मिलीग्राम। शाम साहब, वक्त खत्म हो रहा, अगर आपका कोई आखिरी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से शुक्रिया अदा करूंगा। नहीं वो डॉक्टर साहब ने काफ़ी वजाहत कर दी है, और डॉक्टर साहब क्योंकि हम ये सायरा ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है उसको माशाल्लाह उसके यानी मुंतज़िम है, और ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है, यानी कोई यानी नफ़ा कमाने के लिए ये अस्पताल कायम नहीं हुआ। हमारे मरहूम दोस्त डॉक्टर हमारे इंजीनियर रफ़ीक गोहिर साहब, उन्होंने कायम किया था, और फिर उनके बेटे आतिफ गोहिर डॉक्टर थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और ये बड़ा एक खिदमत कर रहा है ये अदारा। और इस लिहाज से तो डॉक्टर साहब ने जो रहनुमाई की है, मेरा ख्याल उससे इस्तेफादा कर सकता है हर शख्स अपनी तौफीक के मुताबिक। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल अभी तो ये सिलसिला जारी है, और डॉक्टर फौची जो हैं, जो अमेरिका में मुआवन है वबाई अमराज में अमरीकी हुकूमत के, उनका ताज़ा बयान ये था कि कोरोना का ख़ात्मा अभी बहुत बहुत दूर है,
और ये मज़ीद तबाहियाँ फैला सकता है। और WHO ने जो लेटर लिखा उसमें बताया गया पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शुमार होता है जहाँ ज़्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप देखते हैं हुकूमत क्या रद्दमल देती है। अभी तक का जो रद्दमल था वो तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। शामी साहब आगे बढ़ते हैं, 2-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो कुछ देर बाद प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक के कंट्री मैनेजर जिन्होंने कोविड-19 के हंगाम पाकिस्तान में इस वबा से मुकाबले के लिए 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जयद वकला इस पटिशन को लेकर गए हैं और कहा गया कि जो तहकीकाती कमीशन बना था इसकी तश्कील गैर आइनी है, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी का लदम करार दी जाए। ये पटिशन में कहा गया। 17 लोग इस पटिशन में शामिल हैं, जहांगीर तरीन साहब, मोनिस इलाही, खुसरो बख्तियार और दीगर जो शुगर मिल के मालिकीन हैं या हिस्सेदार, उन सब का नाम इसमें खुसरो बख्तियार के भाई जी, खुसरो बख्तियार खुद शामिल नहीं, उनके भाई का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उनके भाई। बिल्कुल। देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी झोल हैं और बुनियादी बात तो यही है कि आप ये बताइए कि आपने शुगर की कीमत तो मुकर्रर नहीं की, तो और ना आपने ये कोई कानून है इस मुल्क का जो बताया कि 10% प्रॉफिट लेंगे, 20% लेंगे, तो फिर हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है और हम मामलात को बस खबरें बनाने में और खबरें चलाने में यकीन रखते हैं और उसके बाद यानी रूह जो है उसकी उस तक नहीं पहुंचते। और बुनियादी बात तो अभी चीनी की कीमत अब तक कम नहीं हो सकी, यानी जिसके लिए ये कमीशन जो था वो कायम किया गया था कि अब ये बताया जाए कि क्यों कम नहीं हो सकी, इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो कई झोल हैं। अब जब जाएगा अदालत के सामने तो उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ किसने क्या कमजोरी है किसकी और किसकी गिरफ्त गलत की जा रही है और किसकी दुरुस्त की जा रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लीजिए शाम साहब, आप देखें जी सारी सियासी जमातें जो हैं उनके लोग ये इस बिजनेस में मौजूद हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इस दिलचस्प बात यह है कि बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं, यहाँ काम भी करते हैं, फिर ग्रोर्स जो हैं वो अरबों रुपए ग्रोर्स को जाते हैं। ठीक, तो ये एक पाकिस्तान में यानी जो बड़ी सनत है ये, इसको मजाक न समझा जाए, बड़ी संजीदगी से इसके मामलात को सुनना चाहिए और तय करना चाहिए। चले नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे रैकेट बैंकेज़र के कंट्री मैनेजर जनाब अकबर अली शाह साहब जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें 50 करोड़ रुपए की, उस हवाले से उनसे बात करेंगे और कोरोना से निपटने के लिए जो हिफाज़ान सेहत के लिए जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अकबर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, कंट्री मैनेजर है आप रैकेट बैंकेज़र पाकिस्तान के, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। जी आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि आपका इदारा, आपकी कंपनी, आपका ग्रुप 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किस मद में होगी, किन मसनूआत को आप यहाँ बनाएंगे जिससे पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा होगा? जी जामी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जैसे आपने अभी जिक्र किया, पाकिस्तान में रैकेट बैंकेज़र 1957 से ऑपरेशनल है और हमने हमेशा हेल्थ और हाइजीन में काम किया है। चाहे वो मलेरिया या डेंगू से लड़ने की एक जंग हो या वो हैंड हाइजीन का मैसेज हो या वो बाथरूम या टॉयलेट्स को क्लीन करने की एक मुहिम हो और उसकी एजुकेशन हो। हाल ही में हमने कुछ अर्सा पहले तकरीबन 500 मिलियन रुपए की एक इन्वेस्टमेंट को सेट असाइड किया है। ये 500 मिलियन रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसके अंदर तकरीबन 5 हेड्स हैं, मैं आपको उसकी तफसील अभी बताता हूँ। इस पे हमने कुछ रकम मखसूस की है जो हम पूरे पाकिस्तान में डिसइंफेक्शन ड्राइव चलाएंगे अक्रॉस द कंट्री।
जिसमें हमारा मेन फोकस पब्लिक हॉस्पिटल्स होगा, बट इट विल नॉट बी लिमिटेड टू पब्लिक हॉस्पिटल्स। मेन फोकस हमारा पब्लिक हॉस्पिटल्स की डिसइंफेक्शन ड्राइव्स है। इसको कंटिन्यूटी इसकी जारी रखने के लिए हमने बहुत सा पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन के लिए, प्रोडक्ट्स को डोनेट करने के लिए ऐसे ज़िम्मेदार इदारों को जो ये मुहिम को फिर जारी रख सकें, उसके लिए हमने कुछ पैसा अलग किया है। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए जो PPEs की ज़रूरत है, हमने कुछ पैसा उसके लिए मुख्तस किया है। इसमें हमने कुछ राशन बैग्स के लिए पैसे सेट असाइड किए हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बहुत सी ले ऑफ्स हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, तो हमने कुछ पैसा उस काम के लिए सेट असाइड किया। इन तमाम अच्छे कामों के अलावा आपका इदारा क्या प्रोडक्ट्स बनाता है जो हाथों की सफाई या हाइजीन या दीगर मामलात के लिए इस्तेमाल होते हैं? उनका नाम भी बताइए, डिटेल बताइए। और फिर ये भी शिकायत है कि आपके इदारे से मंसूब जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में शॉर्ट हैं। मैंने आज खुद लाहौर में 2 बड़े स्टोर्स में चेक किया, कुछ प्रोडक्ट्स शॉर्ट थी और बहुत महंगी हैं। जी मैं बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ इस पर। देखिए हमारे जो ब्रांड्स, पॉपुलर ब्रांड्स हैं, हाउस होल्ड ब्रांड्स हैं, जिसपे हार्पिक, मोर्टीन, डेटॉल, दवाइयों में डिस्प्रिन और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। इस वक्त मार्केट में जैसे कि आप जानते हैं कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन से पाकिस्तान गुजरा, बल्कि पूरी दुनिया गुजरी, और उस लॉकडाउन के साथ ही एक तरफ सप्लाई चेन मैसिवली डिसरप्ट हुई। हम पूरी दुनिया से अपने रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और एक बड़ी पेचीदा सप्लाई चेन होती है जिसके अंदर 200 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब दुकानें हैं जहाँ तक पहुँचना होता है, और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये प्रोड्यूस होता है, पोर्ट ऑपरेशंस हैं जहाँ से प्रोडक्ट क्लियर होता है, रॉ मटेरियल क्लियर होता है, उसके बाद ये आके कहीं ये प्रोडक्ट फाइनल शेप में आता है। तो इस पे बहुत से चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज डिमांड थी, जो कि ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड को हम कैसे फुलफ़िल करें। दूसरी तरफ हमें एक जो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आज भी है और थी भी, वो अपने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, उनकी हेल्थ सेफ्टी, कैसे सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन किया जाए, SOPs को इम्प्लीमेंट करें। तो ये मामले रहे। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने काफ़ी हद तक अपनी सप्लाई चेन को गेयर अप कर लिया है। सूरत हाल मार्च से बहुत बेहतर है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट भी इंक्रीज होगा और सप्लाई चेन में भी बेहतरी आएगी। तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज आने वाले दिनों में कम हो सकती है, क्योंकि ये तो अब हर घर में हर शख्स को ज़रूरत है इन प्रोडक्ट्स, डेटॉल हो या हैंड सैनिटाइज़र हो, ये तो हर शख्स को चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरफ हम अपनी पूरी कि हम SOPs के साथ जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं सप्लाई चेन को, उतना मैक्सिमाइज़ करें, और हमारी कोशिश यही होती है कि आखिरी घर तक, करीब तर जो दुकान है वहाँ तक हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी, चूँकि आप इन प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, वैसे भी हम एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं, ये गाइडलाइन भी दीजिए कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स, उसका मेयार क्या हो, कैसे चेक किया जाए कि ये हैंड सैनिटाइज़र अच्छा है, मुनासिब है, इसकी फ़लाँ रेशो इतनी है और ये यूज़ किया जाए, और कौन सा ऐसा डेटॉल जैसा प्रोडक्ट की उसका यानी मीटर क्या हो, उसका प्रोडक्ट को जांचने का पैमाना क्या हो कि ये दुरुस्त है इस्तेमाल के लिए? जी जी। देखिए इसमें मैं आपको बताता चलूँ जामी साहब, एक तो ऑथेंटिक सोर्स से उसको परचेज करें। जिन स्टोर्स पे आपको भरोसा है, जिन डिपार्टमेंट स्टोर्स पे आपको एतमाद है, जिन ऑनलाइन स्टोर्स पे आपको एतमाद है, सोर्स अच्छी रखें, सोर्स मुनासिब रखें। अगर आप किसी और दुकान से लेंगे जहाँ पे आपको शक है कि शायद वहाँ पे काउंटरफीट्स मिल सकते हैं या गैर मेयारी चीज़ें वहाँ दस्तयाब हैं, उनको अवॉइड करें। ये सबसे पहला चेक है, और ये ज़िम्मेदारी कंज्यूमर पे भी है, रिटेलर्स पे भी है। दूसरा, रिटेलर्स से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहीं से परचेज़ करें। जब ये कहीं ओपन मार्केट से सोर्स करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सप्लाई चेन की क्लैरिटी नहीं होती कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है और आया ये काउंटरफीट है या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जामी साहब, हमने बहुत ही एंटी काउंटरफीट ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए हुए हैं, जहां हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारा पास टाइम की किल्लत होती है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह करे कि आप ये काम जारी रखें। नाज़रीन, वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।